हेलो फ्रेंड्स, आपका थर्मोडायनेमिक्स के इस लेक्चर के अंदर स्वागत है। थर्मोडायनेमिक्स 11th, 12th, फिजिक्स, केमिस्ट्री इस सब के अंदर एक ऑल परवेडिंग टॉपिक है। जब हम लोग इस हीट चेंज के बारे में बात करते हैं, हीट की डायनेमिक्स के बारे में बात करते हैं, तो हम लोग को केमिकल एस्पेक्ट और फिजिकल एस्पेक्ट्स दोनों को कंसिडर करना पड़ता है। थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसी ब्रांच है जिसका क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पक्का आएगा, 100% आएगा। इवेंचुअली फिजिकल केमिस्ट्री के बल का चैप्टर अपने आप में एक स्ट्रेंथ का चैप्टर है। नॉर्मली स्टूडेंट्स को थर्मोडायनेमिक्स से हल्का फुल्का डर लगता है, लेकिन यह डरने वाला टॉपिक नहीं है, बल्कि एक बार थर्मोडायनेमिक्स समझ में आने लग जाए तो जरूरी बात है इस तरह के टॉपिक के अंदर रस आने लग जाता है, जिसकी वजह से यह टॉपिक स्ट्रांग भी हो जाए। जिस तरीके से फिजिकल केमिस्ट्री के पुराने लेक्चर्स के अंदर और हर चैप्टर के अंदर मेरी आप सबसे यही एडवाइस रही है, आज इस चैप्टर के अंदर भी यही एडवाइस रहेगी कि थर्मोडायनेमिक्स के अंदर एक महारत पाने के लिए आप अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस, उनकी वैरायटीज, उन क्वेश्चंस के नेचर को अंडरस्टैंड करके उन्हें सॉल्व करें, अपने हाथों में लिख करके सॉल्व करें। चैप्टर के अंदर, किसी भी फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर के अंदर एक स्ट्रेंथ पाने के लिए सबसे जरूरी हम लोगों का वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करना होता है। आप क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चंस तो करते ही हैं, क्योंकि एग्जाम पेपर एक क्वेश्चन पेपर है, कोई थ्योरी का पेपर नहीं है। जरूरी बात है ऐसी स्थिति में हम लोग को ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करके अपने आप को इस चैप्टर में एक एक्सपर्टाइज लेके आने की। हम थर्मोडायनेमिक्स का सफर आज से शुरू करते हैं, लेकिन इस थर्मोडायनेमिक्स के सफर से पहले, इससे पहले कि हम इसकी कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस के अंदर एंट्री कर जाएं, हम लोग को थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड कुछ बेसिक डेफिनेशंस, कुछ बेसिक फंडामेंटल्स को समझना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने हीट और हीट के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटेल्स में अपनी यंगर क्लासेस में भी ठीक से नहीं पढ़ा होता। इसलिए हम लोग 11th स्टैंडर्ड में, 12th स्टैंडर्ड में जब भी थर्मोडायनेमिक्स को टच करते हैं तो उसकी शुरुआत हमेशा बेसिक टर्मिनोलॉजीज, बेसिक फंडामेंटल्स को लेकर के होती है। हो सकता है इनमें से कुछ बेसिक फंडामेंटल्स ऐसे हों जिनको आपने अपनी यंगर क्लासेस में पढ़ा हो। बहरहाल उनको एक रिविजन मोटिव से ही, इस मोटिव से कि हम उनको एक बार दोबारा रिवाइज कर ले, हमें थर्मोडायनेमिक्स को डिटेल्स के अंदर समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। इससे पहले फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को टच करें, थर्मोकेमिस्ट्री को टच करें, कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी को टच करें, या फिर डिफरेंट हीट्स और एंथैल्पीज को टच करें, हमें सबसे पहले यही समझना पड़ेगा कि इन सब टर्म्स का बेसिक मतलब, फंडामेंटल मतलब क्या है। थर्मोडायनेमिक्स के जो फंडामेंटल्स हैं उनकी शुरुआत पे ये टॉपिक चलेगा और इवेंचुअली हम धीरे धीरे थर्मोडायनेमिकल लॉज के ऊपर चले जाएंगे। लॉज में जाने के बाद हमारे सामने कुछ कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस आएंगी, जिन इक्वेशंस को इंटरप्रेट करेंगे और इंटरप्रेट करने के साथ साथ कुछ क्वेश्चंस भी कर लेंगे। जरूरी बात है जब तक ये चैप्टर खत्म होगा, इस चैप्टर के खत्म होने तक हमें इस चैप्टर के अंदर कुछ लेवल तक एक एक्सपर्टाइज आ जानी चाहिए। उसके बाद आप जितने क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, जरूरी बात है ये चैप्टर उतना ही बेटर होता चले जाएगा। आइए हम लोग थर्मोडायनेमिक्स से इस चैप्टर को शुरू करें। This chapter involves the science of heat flow. हीट एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो, हीट एक जगह से दूसरी जगह में ट्रांसफर हो, ये जो ट्रांसफर है यही मैकेनिकल वर्क का रीजन है। हम लोग इंजन के अंदर हीट जनरेट करते हैं कोयला जला के, तो वो जो हीट होती है, उस हीट के चलते हम एक पिस्टन को मूव कर सकते हैं, एक रोटर को मूव कर सकते हैं, कंप्रेसर को चला सकते हैं, एक मेटर को चला सकते हैं, एक इंजन को चला सकते हैं। तो साइंटिस्ट कहते हैं हीट का जब तक ट्रांसफर नहीं होगा, हीट की जब तक एनर्जी कन्वर्जन नहीं होगी मैकेनिकल वर्क में, तब तक एक कंप्रेसर से या मेल्टर से या फिर एक इंजन से वर्क ऑब्टेन करना संभव नहीं है। थर्मोडायनेमिक्स को थर्मोडायनेमिक्स इसलिए बोला है क्योंकि डायनामिक्स का मतलब फ्लो होता है, डायनामिक्स का मतलब मूवमेंट होती है, डायनामिक्स का मतलब मोशन होता है। तो जब हम बोलते हैं थर्म, थर्म कम्स फ्रॉम द वर्ड हीट, हीट का डायनामिक्स, हीट का फ्लो, हीट का ट्रांसफर, हीट की एब्जॉर्प्शन, हीट का रिलीज, इन सब चीजों के साथ इंडिकेटेड है। तो वो कहते हैं दिस इन्वॉल्व्स द साइंस ऑफ हीट फ्लो, हीट फ्लोज from one body to another for exhibition of useful
मैकेनिकल वर्क। जरूरी बात है, यही मैंने इस बारे में बात की है कि हीट का फ्लो जो होता है वो किस लिए करवाते हैं, ताकि हमें एट द एंड ऑफ द स्टोरी, एट द एंड ऑफ द डे, हमें उसी हीट से यूजफुल मैकेनिकल वर्क की जनरेशन मिल सके। आपको काम मिलता है तो काम से आप डिफरेंट टाइप की मोशंस, डिफरेंट टाइप की मूवमेंट्स, डिफरेंट टाइप की लोकोमोशंस को गमन कर सकते हो, बस को चला सकते हो, रेलवे इंजन को चला सकते हो, एयरक्राफ्ट को उड़ा सकते हो। साइंटिस्ट कहते हैं कि इन सब चीजों के पीछे हीट का ही फ्लो है, इन सब चीजों के पीछे हीट ही इन्वॉल्व है। फ्यूल के सोर्सेज हैं तो फ्यूल के जो सोर्सेज हैं वो हीट ही के सोर्सेज हैं। पेट्रोल लोगे तो अल्टीमेटली इंजन में जलाओगे, कोयला लोगे तो अल्टीमेटली इंजन में जलाओगे, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस लोगे तो अल्टीमेटली इंजन में उसको बर्न करोगे ताकि उससे हीट रिलीज हो सके, और रिलीज हीट से हम लोग मैकेनिकल वर्क परफॉर्म कर सके, काम ऑब्टेन कर सके, यूजफुल मैकेनिकल वर्क ऑब्टेन कर सके। तो हीट फ्लोज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर फॉर एग्जीबिशन ऑफ यूजफुल मैकेनिकल वर्क। हीट is a form of energy and generated by a body called the source. सोर्स नॉर्मली एक ऐसी बॉडी है जिस बॉडी में हीट की जनरेशन होती है। तो जब कोई बॉडी हीट जनरेट करती है तो हम उस बॉडी को उस एनर्जी का या उस हीट का सोर्स मानते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि हीट जिस बॉडी के अंदर पैदा हो रही है, चाहे वो केमिकल रिएक्शन के थ्रू हो रही है, चाहे वो किसी कॉइल को हीट करने से हो रही है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के थ्रू हो रही है, चाहे वो न्यूक्लियर एनर्जी के थ्रू हो रही है, जिस भी फॉर्म में हीट जनरेट हो रही है, तो जिस बॉडी के अंदर वो हीट जनरेट होती है उस बॉडी को हम लोग सोर्स बोलते हैं। तो इवेंचुअली heat now transfers from source to sink. Sink is the acceptor. So ultimately जो हमारा ट्रांसफर है वो बॉडी टू बॉडी ट्रांसफर है, सोर्स से सिंक की तरफ। और हीट की जो जनरल रिप्रेजेंटेशन है वो क्यू है। जैसे आप क्यू के फॉर्म में हीट रिप्रेजेंट करते हो, तो जैसे सिंक एक ऐसी बॉडी है जो सोर्स के थ्रू जनरेटेड हीट को एक्सेप्ट करेगी। तो सोर्स टू सिंक ट्रांसफर of heat is the thermodynamics, or the transfer of heat from one body to another body. When heat transfers from one body to another body, this phenomenon of transfer is called the dynamics of heat, that is thermodynamics. तो हमारा जो पूरी जो चैप्टर है, जो हीट का चैप्टर है, वो एक्चुअली सोर्स टू सिंक के बीच के एक कोरिलेशन के ऊपर एस्टैब्लिश्ड है। नाउ बेसिक टर्मिनोलॉजीज इन्वॉल्व एनी पार्ट of the universe that is under our experimental observation is called दी सिस्टम। सिस्टम हमारी ऑब्जर्वेशन में रहने वाली कोई भी बॉडी, जो बॉडी आपकी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन में हो। अब इसमें मान लो कि आप लैब को अपनी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन में मांग रहे हो। अगर मैं ये मान लूं कि वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम अ लेक, तो जो लेक है वही मेरा सिस्टम है। जिस चीज में हीट का ट्रांसफर हो रहा है, यानी कि सोर्स जो होता है, नॉर्मली जहां पे हीट का फिनोमिनन हो रहा है, जहां प्रोसेस ऑफ हीट हो रहा है, साइंटिस्ट उसको सिस्टम बोल देते हैं। देखिए, सिस्टम के अंदर कोई डेफिनेट रिजिड बॉडी नहीं है। सिस्टम कोई ऐसी पार्ट है यूनिवर्स का जो आपकी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन में है। हो सकता है रेलवे इंजन को, आप उस इंजन को अपना सिस्टम मान लें जिसके अंदर हीट जनरेट होती है। हो सकता है कि आप समुद्र को अपना सिस्टम मान लें। सिस्टम वो पर्टिकुलर एरिया है यूनिवर्स का जहां पर हीट प्रोसेसेस ऑन है, जहां पर हीट प्रोसेसेस चल रहे हैं। जिस पर्टिकुलर एरिया में, जिस पर्टिकुलर डिस्टिंक्ट एरिया में
आप हीट के इंक्लूजन्स मानते हैं, जहां पे हीट के ट्रांसफर्स मानते हैं, उसी चीज को आप अपना सिस्टम मान लेते हैं। तो सिस्टम अपने आप में कोई एब्स्ट्रैक्ट सब्सटेंस नहीं है। सिस्टम कोई भी ऐसी चीज है, कोई भी ऐसा यूनिवर्स का हिस्सा है जो आपकी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन में हो, चाहे आप उसको अपना कमरा मान लीजिए, चाहे आप उसको इंजन मान लीजिए, चाहे आप उसको नदी मान लीजिए, चाहे आप उसको पहाड़ मान लीजिए। सवाल ये, सिस्टम आपकी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन में आने वाला कोई ऐसा सब्सटेंस है, कोई ऐसी बॉडी है, कोई ऐसा डेफिनेट वॉल्यूम है जो यूनिवर्स का एक हिस्सा हो और जिसके अंदर हीट प्रोसेसेस चल रहे हों। इवेंचुअली all of the rest of the universe except for the system is called दी सराउंडिंग्स। तो यूनिवर्स के अंदर एक्सेप्ट फॉर द सिस्टम, अगर आप सिस्टम को अलग कर दें, सिस्टम को एक्सक्लूड कर दें, तो जो आपकी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन में है वो तो ठीक है, लेकिन जो आपकी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन में नहीं है, यानी कि आपके सिस्टम के परे जो पूरी यूनिवर्स है, वो पूरी यूनिवर्स को हम लोग सराउंडिंग्स बोल देते हैं। कहते हम यही है कि ये पूरी यूनिवर्स दो पार्ट की बनी हुई है, सिस्टम की और सिस्टम के अतिरिक्त उसकी सराउंडिंग्स की। सिस्टम वो पार्ट है जो हमारी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन में है और वहां से हीट फ्लो होगा आउटवर्डली या इनवर्डली। तो जो चीज आपके सिस्टम के परे है, ये पूरी यूनिवर्स सिस्टम के अलावा सराउंडिंग्स के नाम से बुलाई जाती है। हमारा जो संबोधन होगा हीट को लेकर के, वो सिस्टम से सराउंडिंग्स की तरफ या फिर सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ होगा। हम लोग किसी भी फॉर्म में जब हीट एक्सचेंजेस की बात करेंगे तो या तो वो सिस्टम टू सराउंडिंग्स में होगा या फिर वो सराउंडिंग टू सिस्टम में होगा। तो हमारी जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज है, उसमें एनी पार्ट ऑफ द यूनिवर्स दैट इज अंडर आवर एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड द सिस्टम, एंड ऑल ऑफ द रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स एक्सेप्ट फॉर द सिस्टम इज कॉल्ड द सराउंडिंग्स। तो सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच की ही ये साइंस है जिसको हम लोग थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। द सिस्टम is believed to be separated from the surroundings by a distinct boundary. Boundary can be diathermic or it can be adiabatic. चलो अब हम ये बोलते हैं द सिस्टम इज बिलीव टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग्स। चाहे वो आपको बहुत डिस्टिंक्ट बाउंड्री की तरह ना भी दिखाई दे, जरूरी नहीं होता कि आपको, जरूरी बात है कि कोई बॉर्डर लाइन दिखाई देगी, कोई डिस्टिंक्ट बाउंड्री की तरह ना दिखाई दे, वो फिर भी बोलते हैं सिस्टम इज बिलीव टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग्स। ये मान्यता है। तो जो सिस्टम है वो कहते हैं कि सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में एक डिस्टिंक्ट बाउंड्री आपको होनी चाहिए, लेकिन वो कई बार आपको डिस्टिंक्ट बाउंड्री नहीं भी दिखाई देगी।
ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको कोई बॉर्डर दिखाई दे जिससे कि सिस्टम सराउंडिंग से सेपरेट हो रहा है। हम लोग की ऐसी मान्यता है। मान्यता का मतलब यहां पर उन्होंने लिखा है द सिस्टम इज बिलीव्ड टू बी सेपरेटेड। ऐसा माना है कि सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में हमेशा एक डिस्टिंक्ट बाउंड्री होती है। वो डिस्टिंक्ट बाउंड्री या तो डायथर्मिक होगी या फिर इडियाबैटिक होगी। डायथर्मिक का मतलब ये कोई ऐसी बाउंड्री है जिसके अक्रॉस हीट फ्लो कर सकती है, यानी कि कंडक्टिंग बाउंड्री हो। अब मैं कुछ नहीं बोलता, जैसे मान लो लेक है, नदी है, उस नदी के ऊपर वाटर इवेपोरेट कर रहा है, तो मैं यही बोलूंगा कि सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में एक डायथर्मिक वॉल है। वो डायथर्मिक वॉल इमेजिनरी है। ये कोई बहुत जरूरी नहीं होता कि वो आपको हमेशा एक डिस्टिंक्ट बाउंड्री की तरह ही दिखाई दे कि भाई मैंने एक कमरा बना रखा है जिस कमरे के अंदर इवेपोरेशन हो रही है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, खुली ओपन एयर के अंदर भी हो सकता है। ऐसे में हमको कोई डिस्टिंक्ट बाउंड्री दिखाई तो नहीं देती, लेकिन वैज्ञानिक ये मानते हैं कि ये सिर्फ एक मान्यता है। हम ऐसा मानते हैं कि सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में या तो कंडक्टिंग बाउंड्री होगी जिसके अक्रॉस हीट फ्लो कर जाएगा, तो ऐसी परिस्थिति में हम उसको डायथर्मिक वॉल बोल देंगे या डायथर्मिक बाउंड्री बोल देंगे। और जो तो कोई ऐसी बाउंड्री हो जिसके अक्रॉस हीट फ्लो ना कर सके, वो इंसुलेटेड बाउंड्री है, ऐसी इंसुलेशन है जिसके अक्रॉस हीट नहीं फ्लो कर सकती, तो हम उसको एडियाबैटिक वॉल बोल देंगे या एडियाबैटिक बाउंड्री बोल देंगे। तो वो कहता है सिस्टम इज बिलीव्ड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग्स बाय अ डिस्टिंक्ट बाउंड्री। These boundaries can either be diathermic or they can be adiabatic. अब डायाथर्मिक में वो क्लियरली बोलता है these boundaries are conducting and permit heat flow. ऐसी बाउंड्रीज हैं जो कंडक्टिंग है, हीट कंडक्शन कर सकती है और अपने थ्रू हीट फ्लो को परमिट करती है। उसके अलावा हमारे पास एडियाबैटिक बाउंड्रीज हैं। एडियाबैटिक बाउंड्रीज आर दोज विच आर इंसुलेटेड एंड डू नॉट परमिट द हीट टू फ्लो। ऐसी बाउंड्रीज हैं जो इंसुलेटेड टाइप की हैं, जिनके अक्रॉस हीट फ्लो नहीं हो सकता या हीट फ्लो नहीं कर सकती। तो अब हम लोगों ने मल्टीप्ली दो जो हमारी बेसिक डेफिनेशंस है उसमें इतना सीख लिया। हमारे पास एक सोर्स है जहां से हीट निकलेगी, वो सिंक तक जाएगी। एक सिस्टम है जो हमारी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन में रहेगा। उस सिस्टम के अतिरिक्त बाकी जितनी यूनिवर्स है वो सारी सराउंडिंग्स कहलाई जाएगी। ऑल ऑफ द रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स विल बी कॉल्ड द सराउंडिंग्स। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में ऐसा माना गया है कि कोई डिस्टिंक्ट बाउंड्री होती है। वो डिस्टिंक्ट बाउंड्री या तो हीट कंडक्टिंग होती है, तो ऐसे में उसको डायथर्मिक बाउंड्री बोलते हैं, या तो वो हीट कंडक्टिंग नहीं होती है, ऐसे में हम उसको एडियाबैटिक बाउंड्री बोलते हैं। यही जो हम लोगों ने यहां पर इन फंडामेंटल्स को एक बार डिस्कस कर लिया। अब अगर ये लिख चुके हो तो मैं इसको मिटा देता हूं। हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में लेट अस डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेसेस। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर रिवर्सिबल प्रोसेस मैं पहले समझा देता हूं, फिर मैं लिख दूंगा उसको। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर रिवर्सिबल प्रोसेसेस ऐसे इमेजिनरी प्रोसेसेस को माना गया है, तो ये याद रखना कि ये इमेजिनरी होती। ऐसे इमेजिनरी प्रोसेसेस को माना गया है जिन प्रोसेसेस की फ्लो इनफाइनेटेसिमली स्लो होती है। ऐसे प्रोसेसेस जो इनफाइनाइटली स्लोली मूव करते हैं, जिन प्रोसेसेस की जो प्रोग्रेस है, जिन प्रोसेसेस का जो रनिंग प्लेटफॉर्म है, जिन प्रोसेसेस का जो फ्लो है वो इनफाइनाइटली स्लो है। तो साइंटिस्ट कहते हैं कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। हम कहते हैं जी कि हर प्रोसेस अपने आप में डिफरेंशियल क्वांटिटीज में मूव करेगा। तो इवेंचुअली अगर वो प्रोसेस डिफरेंशियल क्वांटिटी में मूव करता है तो हम हर डिफरेंशियल में उस प्रोसेस के थ्रू डन वर्क निकाल लेते हैं। वो प्रोसेस काम कर रहा है, अगर वो प्रोसेस एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक मूव करता है तो वो प्रोसेस काम कर रहा है। तो अगर वो प्रोसेस काम कर रहा है तो इसका मतलब वो इनफाइनाइटली स्लोली मूव कर रहा है। तो अब आपके दिमाग के अंदर सिर्फ दो चीजें माननी है कि कुछ प्रोसेसेस तो ऐसे होते हैं जो अपनी यूजुअल वेलोसिटी से मूव करते हैं। जैसे कि इंजन के अंदर आपने कोयला जलाया तो कोयला वो इनफाइनाइटली स्लोली तो नहीं जलेगा, वो तो अपनी प्रोसेस वेलोसिटी के हिसाब से जलेगा। तो साइंटिस्ट ये बोलते हैं कि अगर हम ये मान लें, अगर हम ये इमेजिन कर लें कि हमारा कोयला अगर जल रहा था तो उसका जलना इनफाइनाइटली स्लोली हो रहा था, तो हर डिफरेंशियल क्वांटिटी में वो जो काम करता है हम उस काम को निकालते और उसको इंडेफिनिटली या फिर दो लिमिट्स के बीच में इंटीग्रेट करके टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालते। ऐसी स्थिति में सिर्फ एक ही चीज होती, क्योंकि हर इनफाइनाइट एलिमेंट में वर्क निकाला गया है, हर इनफाइनाइट एलिमेंट में वर्क निकाला गया है, तो वर्क का लॉस नहीं है। वर्क का लॉस नहीं है, वो प्रोसेस 100% एफिशिएंट है। तो ऐसी स्थिति में टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, मैक्सिमम वर्क डन भी होगा। ये चीज को समझने की कोशिश करो। अगर कोई प्रोसेस बिल्कुल इनफाइनाइटली स्लोली चलेगा, हर इनफाइनाइट एलिमेंट में, हर डिफरेंशियल एलिमेंट में, हर छोटे एलिमेंट में उस प्रोसेस के थ्रू डन वर्क निकाल लेंगे कि जी डीडब्ल्यू वर्क किया उसने एक डिफरेंशियल में,
अब वो अलग अलग डिफरेंशियल्स में काम करता जा रहा है, तो डीडब्ल्यू 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 करके हम लोग उसको ऐड ऑन करते चले जाते हैं। कम से कम इसमें एक चीज तो मान रहे हैं कि वर्क का लॉस नहीं है, जितना काम वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम कर सकता है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन हो जाएगा इसके अंदर। रिवर्सिबल प्रोसेसेस आर दोज वेयर द स्टॉपिंग फोर्स इज इनफाइनाइटली स्मॉलर एज कंपेयर टू द ड्राइविंग फोर्स। हर प्रोसेस को चलाने वाली उस प्रोसेस की ड्राइविंग फोर्स होती है और उस प्रोसेस को रोकने वाली ओपोजिंग डायरेक्शन की स्टॉपिंग फोर्स होती है। जब ड्राइविंग फोर्स स्टॉपिंग फोर्स से इनफाइनाइटली लार्जर हो, इनफाइनाइटली लार्जर, जरूरी बात है आपका प्रोसेस इनफाइनाइटली स्लोली चलेगा। तो इस रिवर्सिबल प्रोसेस को मुश्किल नहीं है, आसान है। इसको ऐसे ही सोचो कि आसान है और इसको बाय डेफिनेशन इसके जो पॉइंट्स है उसको याद करो। धीरे धीरे जैसे चैप्टर के अंदर घुसते चले जाएंगे ये प्रोसेस समझ में आता जाएगा कि ये क्या है। रिवर्सिबल प्रोसेसेस, these are those where the driving force is infinitely greater than the stopping force. Process occurs in infinitely small steps that are differential elements. Work done by process is found in a differential and then integrated. अब यही देखो ना, यही तो मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि हम करते क्या रिवर्सिबल प्रोसेस में। पढ़ के देख लो, अभी इसको आगे भी लिखना है। दीज आर दोज प्रोसेसेस वेयर द ड्राइविंग फोर्स वो होती है जो प्रोसेस को चलाएगी, प्रोसेस को दौड़ाएगी। दीज आर दोज प्रोसेसेस वेयर द ड्राइविंग फोर्स इज इनफाइनाइटली ग्रेटर, ये हल्की सी एक इनफाइनाइट एलिमेंट ग्रेटर है एज कंपेयर टू द स्टॉपिंग फोर्स। जरूरी बात है स्टॉपिंग फोर्स बड़ी नहीं हो सकती, अगर स्टॉपिंग फोर्स बड़ी हो जाएगी तो ऐसे में आपका प्रोसेस एक्चुअली रिवर्स ही हो जाएगा। वैज्ञानिक ये कहते हैं कि ठीक है, हम उनको रिवर्सिबल प्रोसेसेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो स्टॉपिंग फोर्स होती है वो ड्राइविंग फोर्स के साथ कंपेरेबल होती है। स्मॉल इंक्रीज इन द स्टॉपिंग फोर्स कैन कॉज द प्रोसेस टू रिवर्स, स्मॉल इंक्रीज इन द स्टॉपिंग फोर्स कैन कॉज द प्रोसेस टू रिवर्स। नॉर्मली यूनिवर्स के अंदर रनिंग प्रोसेसेस इरिवर्सिबल टाइप के होते हैं। ये इक्विलिब्रियम वाला रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल नहीं है, ये थर्मोडायनेमिक्स वाला इरिवर्सिबल है, तो इसलिए उसको उसी हिसाब से समझो। दीज आर दोज प्रोसेसेस वेयर द ड्राइविंग फोर्स इज इनफाइनाइटली ग्रेटर एज कंपेयर टू द स्टॉपिंग फोर्स, थोड़ी सी ज्यादा है। प्रोसेस अकर्स इन इनफाइनाइटली स्मॉल स्टेप्स दैट आर डिफरेंशियल एलिमेंट्स। हम लोग एक पूरे प्रोसेस की रनिंग को छोटे छोटे डिफरेंशियल्स में निकाल लेते हैं। वर्क डन बाय द प्रोसेस इज फाउंड आउट इन अ डिफरेंशियल एंड देन इंटीग्रेटेड इन बिटवीन टू लिमिट्स। तो इससे हमको क्या फायदा हो रहा है, हम लोग ये क्यों बना रहे हैं, हम लोग ऐसे रिवर्सिबल प्रोसेसेस को क्यों डिफाइन कर रहे हैं। व्हेन वर्क इज फाउंड इन अ डिफरेंशियल देयर इज नो लॉस ऑफ वर्क। So, reversible processes provide the maximum amount of useful mechanical work
that the process can give. तो वो कहते हैं so reversible processes provide the maximum amount of useful mechanical work that the process can give. हम लोग वैसे किसी प्रोसेस में अगर वर्क डन निकालते हैं ना, हम लोग कोई भी प्रोसेस होता है उसमें वर्क डन निकालते हैं ना, तो वो वर्क डन उसकी 100% एफिशिएंसी का वर्क डन नहीं होता. इट इज नॉट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क दैट यू कैन ऑब्टेन फ्रॉम द प्रोसेस. ज्यादातर वर्क जो वो परफॉर्म करता वो हीट के फॉर्म में लूज हो रहा है, बहुत सारी चीजें रेडिएशन के फॉर्म में लूज हो रही है, बहुत सारी कन्वेक्शन के फॉर्म में लूज हो रही है, बहुत सारी चीजें कंडक्शन के फॉर्म में लूज हो रही है. वैज्ञानिक ये कहते हैं कि जब कोई प्रोसेस आपको काम देता है, जब कोई प्रोसेस वर्क देता है, तो वो वर्क उस प्रोसेस का मैक्सिमम वर्क नहीं होता. वो प्रोसेस किसी भी सिचुएशन में 100% एफिशिएंट नहीं है. लेकिन जब आप उसी प्रोसेस को इमेजिनरी फॉर्म में रिवर्सिबल मान लेते हो, तो ऐसी सिचुएशन में वर्क डन उसके डिफरेंशियल एलिमेंट्स में निकलता है. तो हर डिफरेंशियल एलिमेंट में डीडब्ल्यू वर्क डन निकाल के जब उसको इंटीग्रेट करेंगे दो लिमिट्स के बीच में, automatically the work done that we obtain will be the maximum useful mechanical work that process can give. वो प्रोसेस आपको ज्यादा से ज्यादा बेस्ट से बेस्ट यूजफुल मैकेनिकल वर्क कितना दे सकता है, ये इसी चीज के ऊपर निर्भर है कि कोई वर्क का लॉस ना हो, कहीं पे हीट का लॉस ना हो इन द फॉर्म ऑफ कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन. तो जरूरी बात अगर वो सारा का सारा वर्क डन में इन्वॉल्व होगा, ऐसी स्थिति में जो वर्क डन आपके पास आएगा वो उसका मैक्सिमम यूजफुल मैकेनिकल वर्क होगा. तो reversible processes provide the maximum amount of useful mechanical work that the process can give. When work is found in the differentials, there is no loss of work. This is the reason why reversible processes are imaginary processes. ऐसा होता तो है नहीं, यूनिवर्स के अंदर भी कोई ऐसा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस नहीं है जो एक्चुअली हमारे स्टैंडर्ड से रिवर्सिबल हो और डिफरेंशियल क्वांटिटीज में डिफरेंशियल फैक्टर्स के बीच में चल रहा हो. तो जरूरी बात है कि हमें यह मानना पड़ेगा, हमें यह इमेजिन करना पड़ेगा कि हमारा प्रोसेस ऐसा है. इसको इमेजिन करने का फायदा सिर्फ इतना कि उस प्रोसेस के थ्रू जो मैक्सिमम वर्क आप ऑब्टेन कर सकते हैं वो आपको उसके रिवर्सिबल नेचर के थ्रू ही ऑब्टेन होगा. तो इसी के साथ में हम लोग ये मेंशन कर लेंगे, दीज आर कॉल्ड रिवर्सिबल एज a small increase in the stopping force shall cause the process to reverse. हम इसको रिवर्सिबल प्रोसेस बोल क्यों रहे हैं? इसलिए क्योंकि ड्राइविंग फोर्स और स्टॉपिंग फोर्स कंपेरेबल है. वो कहता मार्जिनली सही, अगर थोड़ा सा भी आपने स्टॉपिंग फोर्स को इंक्रीज किया, आपका पूरा का पूरा प्रोसेस ही रिवर्स बैक हो जाएगा. तो साइंटिस्ट कहते हैं दीज आर कॉल्ड रिवर्सिबल प्रोसेसेस. हम इसको बोल क्यों रहे हैं रिवर्सिबल प्रोसेस? किस लिए बोल रहे हैं? ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, हम इसको रिवर्सिबल प्रोसेस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक मार्जिनल इंक्रीज अगर स्टॉपिंग फोर्स में करेंगे तो आपके प्रोसेस की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, आपका प्रोसेस रिवर्स आउट हो जाएगा. तो साइंटिस्ट कहते हैं दीज आर कॉल्ड रिवर्सिबल एज अ स्मॉल इंक्रीज इन द स्टॉपिंग फोर्स शैल कॉज द एंटायर प्रोसेस टू रिवर्स आउट. ये जो मैंने बोर्ड के ऊपर डिस्क्रिप्शन लिखी है, ये इन प्रोसेसेस की होती है जिनको हम रिवर्सिबल प्रोसेसेस बोलते हैं. आगे चल के भी हमारे आइसोथर्मल प्रोसेसेस में, एडियाबैटिक प्रोसेसेस में हम दो टाइप के वर्क डन निकालेंगे. एक तो हम लोग रिवर्सिबल वर्क डन निकालेंगे, एक हम लोग इरिवर्सिबल वर्क डन निकालेंगे. दो टाइप के निकालेंगे. इरिवर्सिबल वर्क डन वो होता है जो हमें एक्चुअली यूनिवर्स में ऑब्टेन होता है, जो हमारे आसपास हो रहे हैं वो प्रोसेसेस सारे इरिवर्सिबल टाइप के. ड्राइविंग फोर्स इज मच लार्जर एज कंपेयर टू द स्टॉपिंग फोर्स. लेकिन रिवर्सिबल हमें उनको इमेजिन करना पड़ेगा, तो उनकी इंटीग्रेटेड एक्सप्रेशन बना करके फिर उनके वर्क डन निकालने पड़ेंगे. तो कम से कम उससे हमको इस बात का आइडिया तो हो जाएगा कि अगर ये प्रोसेस मैक्सिमम फॉर्म में वर्क ऑब्टेन करता या देता तो वो मैक्सिमम फॉर्म में वर्क कितना देता. इसलिए ये रिवर्सिबल प्रोसेसेस को थर्मोडायनेमिक्स में डिफाइन किया हो. तो अगर ये लिख लिया हो तो मैं इसको मिटा दूं. अब अगर प्रोसेसेस रिवर्सिबल हैं तो जरूरी बात है कि प्रोसेसेस इरिवर्सिबल भी हैं. तो इसके आगे इरिवर्सिबल प्रोसेसेस को भी डिफाइन कर देते हैं. जिस तरीके से रिवर्सिबल प्रोसेसेस इनफाइनाइटली स्लोली चलते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेसेस नहीं चलते. दीज आर practically
हाउ अ प्रोसेस रन्स इन द यूनिवर्स। जैसे यूनिवर्स के अंदर प्रोसेसेस होते हैं वो इरिवर्सिबल प्रोसेसेस हैं। वो ऐसे क्यों है? द ड्राइविंग फोर्स is much larger than the stopping force. The work obtained from these processes is not maximized and incurs losses. इरिवर्सिबल प्रोसेसेस को लेकर के इतनी टिप्पणी जो करी है इतनी काफी है। हम लोग को ये समझ में आना चाहिए कि इरिवर्सिबल प्रोसेसेस वो प्रोसेसेस हैं जो यूनिवर्स में ऑल प्रिवर्डिंग ऑल प्रेवलेंट चल रहे हैं। आज भी मैं इंजन के अंदर जाकर के कोयला जलाऊंगा तो कोयला जलेगा, इनफाइनाइटली स्लोली नहीं जलेगा, अच्छे से जलेगा और अपनी रैपिड पेस के ऊपर जलेगा। साइंटिस्ट कहते हैं ऐसे प्रोसेसेस की जो ड्राइविंग फोर्स है वो उनकी स्टॉपिंग फोर्स से बहुत ज्यादा है। तो ऐसी सिचुएशन में आपका प्रोसेस दौड़ता चले जाता है, आपका प्रोसेस मूव ऑन करता चले जाता है। लेकिन जितना प्रोसेस स्पीड से दौड़ता जाएगा, जरूरी बात है कि उसका वर्क डन मैक्सिमाइज नहीं होगा और वर्क डन के साथ साथ कुछ ना कुछ लॉसेस इनकर जरूर होंगे। तो जब वर्क के अंदर लॉसेस इनकर होते हैं, हम ऐसी सिचुएशन में उस वर्क डन को इरिवर्सिबल वर्क डन मान लेते हैं। डिफरेंशियल क्वांटिटी में तो है नहीं कि वर्क का लॉस नहीं हो रहा, हर डिफरेंशियल में निकाल लिया तो वर्क का लॉस कहां होगा। तो साइंटिस्ट कहते हैं ऐसी सिचुएशन में दीज आर प्रैक्टिकली हाउ अ प्रोसेस रन्स इन द यूनिवर्स। ये प्रैक्टिकल फैक्ट है कि यूनिवर्स में सारे प्रोसेसेस इरिवर्सिबल टाइप के हैं। द ड्राइविंग फोर्स इज मच लार्जर एज कंपेयर टू द स्टॉपिंग फोर्स। वर्क ऑब्टेन्ड फ्रॉम दीज प्रोसेसेस इज नॉट मैक्सिमाइज्ड. Definitely it incurs some amount of losses in the form of heat, which is in the form of radiation, in the form of convection or in the form of conduction. So ये जो थे ये irreversible processes की description थी। उसके अलावा let us discuss what are intensive properties. These are those thermodynamic properties of a system that do not depend on the mass ऑफ द सिस्टम। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कुछ ऐसी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज हैं जो सिस्टेमिक मास के ऊपर निर्भर नहीं करती, जो सिस्टम के मास पर डिपेंडेंट नहीं होती। ये कैसे समझ में आएगा? ओके, मान लो एक मिनट के लिए कि एक कमरे के अंदर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है और मैं इस कमरे के बीचों बीच एक पर्दा टांग दूं। जरूरी बात है आपका कमरा 2 बराबर के हिस्सों में विभाजित हो गया। अब जो आधा कमरा बचा है, जो आधा टुकड़ा उसका बना है, उस टुकड़े के अंदर प्रेशर कितना होगा? जरूरी बात है कि प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर ही होगा। पूरे कमरे में अगर 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है, बीच में पर्दा टांगने से आधे हिस्से का प्रेशर हाफ एटमॉस्फेयर नहीं होता। इंटेंसिव प्रॉपर्टी को समझना बहुत आसान, बहुत सरल है। अगर आप किसी कमरे का विभाजन कर दो और वो प्रॉपर्टी की वैल्यू का भी विभाजन हो जाए तो ऐसी परिस्थिति में वो प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव होती है, यानी कि मास पे डिपेंडेंट होती है। और जो तो ऐसे विभाजन करने से वो प्रॉपर्टी की वैल्यू सेम ही रहे, उसमें कोई चेंज ही नहीं आ रहा, ऐसी सिचुएशन में आपकी प्रॉपर्टी इंटेंसिव होती है। तो एज अ रिजल्ट, सपोजिंग कमरे का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है। अब भाई अगर बीच में पर्दा टांग दिया तो आधा हिस्सा जो कमरे का होगा उसका टेम्परेचर कोई 12.5 डिग्री सेल्सियस तो हो नहीं जाएगा, 25 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। इसका मतलब टेम्परेचर इंटेंसिव है। सो हम यहां पर इसको पहले डिस्क्राइब भी कर देते हैं। इफ अ वॉल्यूम इज सब डिवाइडेड
and value of property is unchanged, it is intensive. For example, pressure, temperature, molar enthalpy, specific density, एक्सेट्रा. इंटेंसिव होने का मतलब सिर्फ इतना हो गया कि अगर आप एक डेफिनेट वॉल्यूम को दो पार्ट्स में तोड़ देते हो, दो बराबर के पार्ट्स में तोड़ देते हो, तो जो बराबर का हिस्सा टूटा हुआ है उस टूटे हुए हिस्से के अंदर प्रॉपर्टी की वैल्यू सेम है. अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू सेम रहे, जैसे प्रेशर की वैल्यू कहां चेंज होगी, टेम्परेचर की वैल्यू कहां चेंज होगी. अधिकतर कमरा, पूरा कमरा है उसका एक टेम्परेचर है, आधा कमरा होगा तो उसका भी तो वही टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर थोड़ी ना आधा हो जाएगा. लेकिन अगर मैं बोलूं वॉल्यूम, वॉल्यूम इंटेंसिव नहीं है, वॉल्यूम एक्सटेंसिव है. अगर आप कमरे को दो पार्ट्स में काट डालते हो तो जरूरी बात है कि जो कटा हुआ पार्ट है उसका वॉल्यूम ओरिजिनल पार्ट का आधा है. जिस प्रॉपर्टी की वैल्यू तो चेंज हो जाए वो प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव है, जिसकी वैल्यू चेंज ना हो वो प्रॉपर्टी इंटेंसिव है. तो यहां पर हमने इंटेंसिव प्रॉपर्टीज को डिफाइन किया. तो इसी के साथ में इस साइड पर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को भी डिफाइन कर लेते हैं. These are those thermodynamic properties of a system that depend on the mass of the system. वो कैसे पता चलेगा? If a volume is subdivided then the value of the property changes. For example, वॉल्यूम हो गया, नंबर ऑफ मोल्स हो गए, इस तरह की कोई वैल्यूज है, इस तरह के थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स हैं, इन सबको हम लोग एक्सटेंसिव बोल देते हैं. जो मास पे डिपेंड नहीं करते उन सबको हम लोग इंटेंसिव बोल देते हैं. तो इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हमें थर्मोडायनेमिक्स में आए दिन के तौर पे देखनी पड़ती है, इनको समझना पड़ता है. तो ये अगर लिख लिया हो तो इसे मैं मिटा दूं.